दोस्तों पहले के शोज जो थे वो कमाल के होते थे। आज भी हम उन शोज को देखते तो हमें एक चीज़ आती है जो है नॉस्टैल्जिया। वो कमाल के शोज थे। उनमें से एक ऐसा शो था FAQ। आप सबको अगर याद हो तो ये शो बहुत कमाल का था, जिसके अंदर हम साइंस के बारे में सीखते थे, जिसके अंदर हम अलग अलग चीज़ों के बारे में सीखते थे। और यही एक कारण था जिसकी वजह से मैंने साइंस ली, या आप में से काफ़ी लोगों ने साइंस ली होगी। आज इस FAQ के होस्ट प्रतीक सेठी जी हमारे साथ इस पॉडकास्ट के अंदर है। एंड हमने उनके साथ एक कमाल का पॉडकास्ट किया है, जिसके अंदर हमने बात करी है NFTs के बारे में, जिसके अंदर हमने बात करी है क्रिएटर्स वर्ल्ड के बारे में, हमने बात करी है FAQ की स्टोरी के बारे में, और बात करी है कि क्या क्रैश एक असली में रोबोट था या एक असली में एक इंसान था। इस बारे में काफ़ी ऐसी प्यारी प्यारी बातें आज इस पॉडकास्ट में हमने उनसे की है। ये पॉडकास्ट हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बनाया है आपके लिए, और ये पॉडकास्ट की लेंथ थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन इस पॉडकास्ट को सुनने में जितना मज़ा आएगा उतना मज़ा इसे देखने में शायद आपको ना आए, क्योंकि जो पॉडकास्ट होता है ना वो आपके दिल को छूता है, आपकी आंखों को नहीं। तो इस पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई पे जाके जरूर सुनिए, क्योंकि एवरी एपिसोड इज अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई 48 आवर बिफोर एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। तो इसे स्पॉटिफाई पे जाके जरूर सुनिए, हमें फॉलो कीजिए, हमें रेटिंग दीजिए, और हमें बताइए कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगता है। अब हम इस पॉडकास्ट को चालू करते हैं विद प्रतीक सेठी FAQ, एंड इंजॉय करिए अपना पॉडकास्ट अब। हेलो प्रतीक सेठी जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्टर के इस एपिसोड के अंदर। सबसे पहले मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा आपका, जो आप इतनी अर्ली नोटिस के अंदर हमारे पॉडकास्टर के ऊपर आए। काफ़ी सारे फैंस आपके यहाँ पे इसको देख रहे हैं। मैं पर्सनली काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ आपका बचपन से ही, एंड जस्ट थैंक यू यहाँ पे आने के लिए। सबसे पहली बात तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। ये मेरे लिए भी बहुत खुशी का मौका है, एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। सो या मेरे पास काफ़ी सारे सवाल है, क्योंकि एक हफ्ते पहले की बात है, लास्ट वेडनेसडे की, या लास्ट ट्यूसडे टू बी एग्जैक्ट। मैंने अपने दोस्तों को बताया कि हे मेरा FAQ वाले जो FAQ वाला जो होस्ट था उनके साथ मेरा एक पॉडकास्ट शेड्यूल हुआ है नेक्स्ट वीक के लिए। एंड दे वर लाइक, सही में मजाक तो नहीं कर रहा? तो इस तरीके का मतलब सबका एक रिस्पॉन्स था। मैंने स्टोरीज डाली, हम लोगों को काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह मिले, एंड सब लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें जाननी है FAQ के बारे में एज वेल एज प्रतीक के बारे में कि वो क्या है। एंड आपकी मैंने वीडियोस देखी है, आपके मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं, आपकी मैंने कुछ TEDx टॉक्स हुई है जो वो देखी है, एंड वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ आपको पता चलती है लाइफ के बारे में, आपको आपके बारे में। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि हम सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके कवर करें। चलो मोस्ट हम प्रतीक के बारे में जाने तो और अच्छा रहेगा। चलो, तैयार हूँ मैं, आन दो। लेकिन सबसे पहला टॉपिक तो हमारा वही होगा जो मोस्टली ऑडियंस सुनने आई होगी, जिससे आपको लोग जानते होंगे सबसे ज़्यादा, वो है FAQ। ये एक क्वेश्चन नहीं है, मेरे ख्याल से पूरा अपने आप में एक टॉपिक है आज का, कि FAQ के बारे में इतने सारे क्वेश्चन है। FAQ का मतलब क्या होता है, FAQ कैसे बना, FAQ की स्टोरी क्या थी, किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा पूरा का पूरा उस चीज़ को शूट करने के लिए, उसके अंदर जो क्रैश का कैरेक्टर था वो था कौन, वो कौन था, वो कोई नहीं जानता। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन जो रहता है, जो मेरे पेरेंट्स भी कहते थे और मोस्टली लोगों के पेरेंट्स कहते थे, कि बेटा ये जो टीवी में तुम देख रहे हो ना, ये ना सब कुछ ऐसे टीवी पे आता है, तो ये सब ना एडिट होके आ रहा होता है, असल में ये कुछ बना नहीं रहे तुम्हारे सामने, ये बस तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो क्या असली में वो चीज़ें बनती भी थी या नहीं बनती थी, वो सब भी लोगों का सवाल है। तो एक एक करके आप इन सब के ऊपर जाइए। ओके, तो फिर से एक बार शुरुआत करिए, मेरे को एक एक क्वेश्चन बताते जाइए, मैं फिर आपको उसके आंसर देता रहूँ। सबसे पहले तो FAQ की स्टोरी क्या थी, कैसे ये आइडिया कैसे आया? ओके, तो FAQ यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो शो था, हम इस पे काम करना हमने 2006 में चालू किया था। द आइडिया वाज टू बिल्ड अ एड्यूटेनमेंट शो, जिसमें हम एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों साथ में करें, राइट? तो उस जमाने में हमारे पास ज्यादा कुछ था नहीं टीवी पे जो दिखा सके कि भाई ऐसे गणित होता है, ऐसे साइंस होता है, ऐसे STEM जो आजकल स्टेम लर्निंग बोलते हैं बेसिकली, वो उस जमाने में हमारे पास कुछ खास था नहीं, राइट? सो उस लाइन ऑफ थॉट के लिए we earlier on only were brought on to build a show which could basically have fun with science. Yeah, that was the long and short of it. मतलब arts के लिए already Rob था, and he was doing great guns there, and we also had Chinu, and we had great other shows like Sunena, and I think there was also Kambala Investigative Agency, and then there were the shows which were doing fairly well. तो आइडिया ये था कि साइंस के शो में भी करते हैं। तो मुझे जब बुलाया गया था, मुझे एक्चुअली शो के बैक एंड के लिए बुलाया गया था, एंड देन उसके बाद में मुझे बोला गया कि ठीक है, व्हाई डोंट यू इवन ऑडिशन फॉर इट। तो फिर ऑडिशन भी किया मैंने उसके लिए, एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड ऑफ।
नाउ द एक्चुअल शो जो था उसके बहुत सारे आइटरेशंस हुए थे, बहुत वर्जन्स हुए थे, जिसमें मैं था, मैं नहीं था, क्रैश था, क्रैश नहीं था, मेरा कोई साइड किक था, मेरी कोई साइड किक थी, हम दोनों ही नहीं थे, हम सब रोबोट्स थे। ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस हमने ट्राई किए थे, जिसमें से फाइनली ये दिस इज द वन दैट वी वेंट विद। तो दैट वाज प्रीटी मच इट, या एंड हमने करीबन एक साल के लिए तो सिर्फ रिसर्च किया, एक साल के लिए सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स किए, हमने बुक्स बनाई जिसमें देयर इज लिटरली फॉर सीजन 1 वी डन अबाउट 800 एक्सपेरिमेंट्स। सो उसकी एक बुक बनी थी, उसमें से फिर जो अलाउड है टीवी पे, इंडियन टेलीविजन पे जो दिखा सकते हैं, वो सिलेक्ट किए गए। उन सिलेक्शन में से जो एक्चुअली पोगो के स्टैंडर्ड से या कार्टून नेटवर्क के स्टैंडर्ड से दिखाए जा सकते हैं, उनको और दे वर फर्दर सिलेक्टेड डाउन। तो ऐसे कर करके हमारा पहला सीजन बना, फिर सेम चीज दूसरे सीजन के लिए की गई, एंड अकॉर्डिंगली फॉर द स्पेशल्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसा हुआ था। तो सर ये कब तक चला था, मतलब टोटल साल कितने चला था FAQ? I think we shot the final thing in 2010, if I'm not mistaken. So, हम्म, overall cycle 4 साल के shoots थी, yeah. ग्रेट। कंप्लीट एक्सपीरियंस क्या था पोगो के साथ काम करने का? Fantastic, fantastic. It was too good. ऑब्वियस। Because हमने शुरुआत एक्चुअली एक जब मैंने ऑडिशन वगैरह किया था, वो मैंने सर्ज एंटरटेनमेंट के लिए किया था, एंड बाद में शो इन हाउस ही हो गया, इट बिकेम अ कार्टून टर्नर प्रोडक्शन, राइट? टर्नर इज द बिग कंपनी, सो टर्नर के अंडर कार्टून नेटवर्क आता है, of course now the Turner doesn't even exist in that sense, but whatever. So the bottom line was कि it was an in-house channel production, तो जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स थे वो इंटरनेशनल थे, they were some other level। तो वो सीखने को बहुत मिला, उसकी वजह से मैं हांगकांग भी गया शूट्स के लिए। मुझे हैरी पॉटर की कास्ट मिली, मैंने हैरी पॉटर के फिल्म का इंटरव्यू किया, I was amongst the first 100 journalists to see the part 7। I got to meet Emma Watson, Rupert Grint, Daniel Radcliffe, all of these guys. So it was a very good experience in the sense कि बहुत कुछ करने को मिला। हम्म, कमाल का एक्सपीरियंस होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन, आई थिंक सिली हो सकता है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जो भी चीज़ें होती थी कैमरा के सामने, जो भी चीज़ें बनी हैं, चाहे वो किसी भी शो में बनी हो, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि वो चीज़ें एडिट हो रखी होती है काफ़ी ज़्यादा, एंड एग्जैक्टली वैसी नहीं होती जैसा आपको टीवी पे दिखाई जाती है। तो क्या FAQ के साथ भी वैसा ही था, या फिर जस्ट सेम चीज़ें मतलब असली में बन सकती थी काफ़ी हद तक? Yes, हर चीज जो हमने FAQ में दिखाई है वो बनी है, तो वो ऑन कैमरा, और वी वर ऑलवेज ऑथेंटिक अबाउट दैट कि भाई सो हमने 3 स्टेजेस में बना रखा था, राइट? वी मेड इजी बिल्ड्स, मीडियम बिल्ड्स एंड द वाओ वंस, जिसमें लाइक 2 येलो पेजेस के साथ मैं एक 800 मारुति को उठा रहा हूँ क्रेन के, क्रेन के साथ। ये सब किया है हमने, ये एक्चुअली हुआ है, ये एक्चुअली हम करते थे, इसलिए हमें करीबन वही मैं बोल रहा था 2006 का तो एक पूरा साल लगा था सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए कि भाई ये सब होता है। हमारी वो पूरी बुकलेट बनी थी, रिसर्च डॉक्यूमेंट बना था, जिसमें ये सारी चीजें हुई थी। फिर अगेन 2008 में भी ये हुआ, 2009 में भी ये किया गया। तो पैरेलल हमारी पूरी एक रिसर्च टीम थी, हमारे पास साइंटिस्ट थे जो बाबा इंस्टीट्यूट के थे, we had a lot of IIT kids also, the robotics team from IIT, there were a lot of people from there। तो एक पूरा क्या बोलते हैं टीम एफर्ट था टू मेक श्योर कि जो भी हम दिखा रहे हैं वो एक्चुअली बन सकता है। ऐसा नहीं है कि लाइक वो सिर्फ टीवी में दिखा दिया कि बुफ लाइक वाह टू गुड, बट एक्चुअली जो भी हम करते थे वो रियल था। आई थिंक उससे पहले हमारे पास काफ़ी कम एक्सपेरिमेंट होते थे इन टर्म्स ऑफ साइंस एक्सपेरिमेंट के नाम पे। सबसे फेमस बेकिंग सोडा वोल्केनो, आई थिंक वो सबसे फेमस था, एंड उसके अलावा ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स नहीं होते थे। लेकिन जब ऐसे शोज आए उसके बाद काफ़ी बच्चों को ऐसे प्रोजेक्ट्स मिले जो उन्होंने स्कूल में दिखाना स्टार्ट किया एंड काफ़ी जगह पे दिखाना स्टार्ट किया। आई थिंक उससे काफ़ी सारी चीज़ें बदली। एंड उसके साथ और भी जब हम FAQ से निकले तो और दूसरे चैनल्स ने भी देखा कि भाई एक्चुअली सिर्फ मारपीट, ये हंसी मजाक के बजाय भी और भी कंटेंट बन सकता है। So there were also other shows that came out, right? Like there was a couple of shows on ZQ, there were a couple of shows that came on Disney. So there was a lot of fresh content that overall as an industry picked up, which was good, which was great. I mean, for that time, अब पता नहीं क्या हो रहा है, but उस समय के लिए तो अच्छा था। हम अभी के बारे में भी आगे बात करेंगे, बिकॉज मैं कई बार जैसे चेकआउट करता हूँ तो अभी के लिए मेरे को ऐसे काफ़ी शोज़ नहीं मिलते जो काफ़ी या तो अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, या फिर मैं कहूँ बेसिकली अभी शोज़ की जो पॉपुलैरिटी है TRP है वो काफ़ी कम हो चुकी है।
पहले के हिसाब से ऐसे शोज की, बिकॉज ऑफ इंटरनेट एरा आई थिंक। Correct. So now a lot जो of things have moved to digital. You're right. It's all about OTT पे क्या हो सकता है, या फिर अपने ये apps पे क्या हो सकता है, या Instagram पे short reels बना दो आप, एक वही अपना 15 सेकंड में दिखा दो सब कुछ करके। अब उसमें रिटेंशन क्या होता है वो अलग बात है, but that's what everything is trying to shift to. So one important thing that we keep saying is that जब मैं when I was young, I was younger than what I am. I'm very young right now as well. But जब मैं काफी young था, उस समय हमारा attention span हुआ करता था करीबन 2 मिनट, right? अभी के जो young generation है, उनका attention span उसका almost 1/4 हो गया है, because of quick reels, because of quick snippet of data. तो वो it's not a very good thing. It's not a good sign. बिकॉज वो कॉन्वर्सेशंस नहीं पकड़ पाते, वो चीजें नहीं सुन पाते, बोलते हैं कि अरे चलो वो लिख लेंगे या पता नहीं बाद में याद रख लेंगे। तो these are things that one has to work with. ऑल्सो जो कंटेंट आपको मिलता है, जैसे कि अगर हम पिछले डिकेड की बात करें, 5-6 चैनल आपके मेन होते थे, उस पर कुछ शोज मेन होते थे आपके, एंड मोस्टली अगर आप कार्टून्स वगैरह देखते तो घर वाले मना करते थे, लेकिन वो इतना ख़राब नहीं था जितना ख़राब कंटेंट शायद आज मिल जाता है आपको ईजिली इंस्टाग्राम रील्स पे या कोई भी जगह पे। सी वो एक डबल एज स्वॉर्ड है। आंसर मैं किसी तरीके बिल्कुल। से दूं तो किसी भी और तरीके में ले जा सकते हैं। अगर सच बोले तो मेरे दिमाग में एक सेइंग आती है कि एंड ऑफ कोर्स आई एम पैराफ्रेजिंग, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट सेइंग, बट सोक्रेटिस या वन ऑफ द फिलोसोफर्स ओनली, उसने बोला था कि यार हमारे जमाने के बच्चे देखो क्या है, किसी का रिस्पेक्ट ही नहीं करते, राइट? कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी टाइम पास करते हैं, कोई ध्यान नहीं रखता। हमारे जमाने में कितना अच्छा हुआ करता था। Now this what so many thousands of years ago, right? But the story is the same. Like today, you catch an old person, they'll be like, हमारे जमाने में ऐसा हुआ करता था, which is like, so it's the times, yeah, हर चीज अलग होती रहती है। ये आई थिंक ये तो हर जनरेशन के साथ होता है। इवन आई थिंक अगले 40-50 साल बाद मैं भी यही बोलूंगा कि हमारी जनरेशन इज द बेस्ट। हमारे पास टीवी था, इंटरनेट एरा था, अर्ली कॉमिक बुक एरा था, तीनों चीज हमने देखी है, एंड यू आर लाइक तुम जस्ट डिजिटल के अंदर हो। so वही हर जनरेशन का होता है। सर क्रैश कौन था उसके अंदर? Crash was a robot. एक आई थिंक बिगेस्ट मिस्ट्री है। Crash was a robot. Crash was actually a robot. He was real robot. He was partially real. There were parts of him which were very real. The other was that part of Crash, I can say was the magic of television. There was a part of it which was the magic of television, but there were parts of him which were a real robot, which was utilized in certain episodes. But the rest of it, obviously, was television, the magic of television. आई थिंक ये क्वेश्चन फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज मेरे को भी यही लगता था बचपन से, और सबको मेरे ख्याल से यही लगता था कि ऑब्वियसली वहाँ पे एक आदमी है जिसने बस ये ड्रेस अप कर रखा है एंड एक्टिंग कर रहा है, लेकिन अगर उसका कुछ पार्ट भी रियल था तो आई थिंक उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। So that's why I said no, like there were certain like let's say that's why we had the Bhabha Institute guys, we had the IIT guys, and we had a lot robotics department who were doing certain parts of it which were real. Like there were certain robotic aspects of it which we had kept real. The rest of it, like you just mentioned, it was television magic. साइंस ही क्यों सर? सिर्फ साइंस के साथ ऐसा ही क्यों? हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कोई भी और अलग डोमेन क्यों नहीं? आर्ट में आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें थी उससे पहले भी हमारे पास, लेकिन साइंस में कुछ चीज़ें आनी स्टार्ट हुई थी, जस्ट काफ़ी अच्छी चीज़ें नहीं आई थी। साइंस ही क्यों? नॉट हिस्ट्री, नॉट मैथमेटिक्स, मे बी ज्योग्राफी, वो सब क्यों नहीं? So okay, this was from a channel perspective, right? ये चैनल की वजह से ये आंसर ओके। हिस्ट्री का अपन अगर लेंगे, क्या होता है हिस्ट्री के साथ आप चीजें कंटेस्ट कर सकते हैं। मेरा वर्जन हिस्ट्री का आपके वर्जन हिस्ट्री से अलग हो सकता है, प्योरली बिकॉज ऑफ क्या बोलते हैं ना, लाइक जैसे जैनिज्म में बोलते हैं देयर इज नो कंप्लीट ट्रूथ, देयर ऑलवेज शेड्स ऑफ द ट्रूथ, राइट? थिंग्स लाइक हिस्ट्री बिकम वेरी हाउ डू यू पुट इट, they're debatable in their sense of it's more like connecting the dots. अगर आप फ्यूचर में जाते हैं तो वो डॉट अलग जगह कनेक्ट होकर स्टोरी पूरी चेंज करती है। But science is something which is still grounded. Only thing that can change is that, okay, say for example, yes, at one point we thought the earth is the center of the universe,
correct? Only to realize right now Earth is just a small little rock in a very large universe. But even with that, the foundations of every part of science are validated, right? We see Hmm. those little experiments, we see those certain things happening, right? There are activities which show us that okay, this is how it is. This is why the Earth is round. This is why certain chemicals react. This is why something's exothermic. So this is why something is which can become a catalyst. Or at the same time, this is why robotics works in a particular way. There are certain laws that abide to it. So hence, science was something that one also needs to then have an analytical mind, a logical, logic-driven mind, right? And that I think was something that we felt was more important than going with either history or geography or any of the other other topics. So yeah. आई थिंक जो भी वो शोज़ थे आई थिंक वो इसलिए चले क्योंकि प्लस एक तो उसमें साइंस थी। साइंस आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी अपने आप में। आप आलू एंड कुछ चीज़ों की वजह से आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। आपने एक आप मेरे को एक एपिसोड याद है जिसमें आपने एक कार बनाई थी जिसे हम फ़ोन के पर्टिकुलर डायल करके उसको आगे पीछे चला सकते थे। करेक्ट करेक्ट तो ऐसी थी चीज़ें आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो पहली चीज़ तो साइंस हो गई आई थिंक, दूसरी चीज़ क्रिएटिविटी उनकी, और तीसरी चीज़ आर्टिस्टिक वे में जिस तरीके से वो प्रेजेंट की गई। इट्स नॉट लाइक कि आपने बस वायर्स को कनेक्ट कर दिया है ना आप दिखा रहे हो, वो काफ़ी सुंदर तरीके से दिखाया गया, वो भी काफ़ी ज़रूरी था आई थिंक। Yes, thank you so much. Team effort था. Like I can rattle off every team member's name. Like I said, ये सब चीज़ अकेले नहीं होती, ये टीम के साथ होती है। टीम ने बहुत समय स्पेंड किया है, हमने बहुत समय स्पेंड किया है इसको, making sure that again this is as per Cartoon Network Pogo standards, right? It's international standards, which is why it did so well in Southeast Asia. So yeah. वो तो डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा आई थिंक एडवांस शो भी था उस टाइम के हिसाब से। उसके बाद क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट था जिसके बाद अगले आने वाले शोज़ ने उस टाइप की क्वालिटी लेना स्टार्ट कर दी थी। शायद इंजीनियर दिस की बात मैं करूँ या फिर जो भी साइंस विद ब्रेन कैफे हो गया, उस टाइप की फिर उन्होंने क्वालिटी पकड़ना स्टार्ट कर दी थी। आई थिंक वो ट्रेंड सेटर की तरह काम किया था FAQ उस टाइम के लिए। एंड या कमाल का शो था। मैंने खुद पर्सनली 6:30 बजे उठ के कई बार उसको देखा हुआ है स्कूल जाने से पहले, एंड काफ़ी मज़ा आता था। पूरा दिन एक तरीके से जैसे अच्छा जाता था। Thank you so much. Thank you. I'm sure if the team watches this, they'll be really happy. Although we keep sharing snippets, like मुझे बहुत सारे like emails आते हैं, messages आते हैं, Instagram and social media पे, and it's just like thank you so much for watching, guys. Like seriously, there's a team effort. थैंक यू सर। आपने जो पूरी टीम ने हमें इतना अच्छा कंटेंट जो दिया उसके लिए भी। अगला क्वेश्चन हमारा अगर मैं पूछूं वो ये कि जो लास्ट डिकेड के अंदर शोज़ है, चाहे वो कोई भी शोज़ हो, चाहे वो कार्टून शोज़ हो या फिर लाइव एक्शन शोज़ हो, आपने सुनैना की बात करी, हमने कंबाला की बात करी, हमने मैड की बात करी, या फिर हम बात करें डिज्नी पे जो शो आए थे FAQ था। आई थिंक वो शो की क्वालिटी और जिस टाइप का कंटेंट वो दे रहे थे वो काफ़ी अलग है जो इस डिकेड में शो आने स्टार्ट हुए हैं। आई थिंक जो भी जेनजी की माइंडसेट है, जो भी जनरेशन जेड के अंदर पैदा हुआ है, उनका माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा इसी चीज़ से बना जो कि उन्होंने ये सब टाइप के शोज़ देखे जिन्होंने आई थिंक उनको क्रिएटिवली काफ़ी खोला। तो क्वेश्चन क्या है? Like, as in- क्वेश्चन बेसिकली ये कि इस पे आपका टेक क्या है, कि आपको क्या लगता है कि क्या सही में जैसे आज कहता है कि जेनजी जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अडेप्ट कर लेती है जल्दी से, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है, काफ़ी ज़्यादा रिस्क टेकिंग है। आई थिंक वो इसलिए क्योंकि वो बचपन में ये सब शोज़ देख के बड़ी हुई है। Same. So exactly. That's what I'm saying. Every generation gets better with what they're doing, right? We were the Gen Z for the boomers, right? Or we were the Gen Z for the X Y Z, and you'll have your own next generation, whatever. So every generation learns from the previous one. Like for example, even if you take that robot that we made using an early form of Arduino, now Arduinos you get out of Amazon, yeah, right? AR/VR headsets is something that we started working on in 2011, 2010, 2011 is when we were first introduced to this technology, right? But it became commercially viable only in 2017, 2018, right? Which was like 7 years ago. So it's like, how do I put it? Everything becomes, okay, I'll give you another example. जो अपने lasers जो अपन चलाते रहते हैं ना, ऐसे twin करके इधर उधर, जिसमें अभी आप picture भी लगा सकते हो, तो you can get like a nice enlarged image of it outside. Yeah. Those things used to be not available in the 90s, correct? But in 2000 there was a full boom. सबके पास एक laser हुआ करता था. So it's availability. The market becomes easily available. So every generation, the younger generation learns from what the market has given previously,
एंड उससे उनका बढ़ते जाता है. तो if you ask me that Gen Z is doing great, it's fantastic that they're learning so much. It's really good, that they're on the cutting edge skills because they're being exposed to so much more. Exposure is so much more. So उससे अच्छी बात है, ये बढ़ते ही जाएगा. I mean, it'll just get better. I just hope we don't become dumb. That's my only scare. डेफिनेटली. Because there's too much information overload also that's happening. Like बहुत ही ज्यादा हो रहा है, which is like सब लोग अपने फोन पे ऐसे बेंड होकर लगे रहते हैं. It's like भाई आसपास भी तो देखो थोड़ा, so yeah. मैं करंटली काफ़ी महीनों से एक शो देख रहा हूँ, बिग बैंग थ्योरी, एंड उसमें एक कैरेक्टर है डॉक्टर फोटोन करके. तो आपने आपने शो देखा वैसे बिग बैंग थ्योरी? Yes, देखा हुआ है. हाँ, तो उसमें जो भी मेन प्रोटैगनिस्ट है हमारे सारे सारे वो साइंटिस्ट है, एंड वो बेसिकली उन्होंने साइंस परस्यू किया था डॉक्टर फोटोन का शो देख के. एंड आई थिंक हमारे लिए डॉक्टर फोटोन आप है. अरे थैंक यू सो मच यार, थैंक यू. क्योंकि काफ़ी लोगों ने आपको देख के, इवन मैं भी और मेरे काफ़ी दोस्तों ने भी यही सब शोज देख के तो साइंस परस्यू किया. अगर आप स्कूल जाने से पहले ऐसे शोज देखोगे तो ऑब्वियसली आपको स्कूल में आके वही चीज़ें पसंद आने वाली है. Thank you so much. Thank you so much. Again, like I said, team effort है यार. I mean, yes, I had fun with it, but at the end of the day, there was a full team. So yeah, thank you. सर जैसे आज के दिन अगर किसी को अपना शो आज अगर कोई करना चाहता है, अपना खुद का FAQ बनाना चाहता है या फिर अपना खुद का मैट बनाना चाहता है, एंड वो किसी मीडिया उसको कांटेक्ट करना चाहता है, तो उसका क्या प्रोसेस हो सकता है? या फिर अगर वो खुद का यूट्यूब चैनल के थ्रू भी कुछ करना चाहता है तो उसके लिए क्या टिप्स हो सकती है आज के दिन? See, ये दो अलग चीजें हैं. अगर आप say if you're going to a media house, right, or if you're going to a production house, तो उनका एक प्रोसेस होता है ड्यू डिलिजेंस का, जिसमें आप अपने आइडियाज भेजते हैं, वो आइडियाज को लेते हैं. ऑफ कोर्स जो भी आप आइडिया दे रहे हो, फर्स्ट गेट इट रजिस्टर्ड बाय द इंडियन स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन, लाइक द SWA, और लाइक बाय सम बॉडी बिफोर गिविंग योर आइडियाज आउट. बट अगर ले लिया तो देन उसके बाद में एक पूरा प्रोसेस होता है, लाइक 6-8 महीने का प्रोसेस होता है, 3 महीने का प्रोसेस होता है, डिपेंडिंग ऑन विच प्रोडक्शन हाउस यू गो टू और विच मीडिया आउटलेट यू गो टू, राइट. तो वो उतना होगा उसका. फिर उसके बाद दे स्टार्ट एक्चुअली गिविंग यू importance to be able to build this entity, right? That's going the classical route with the bigger boys. YouTube पे करना है तो YouTube पे तो सबसे आसान चीज है. आप मतलब अपन ऐसे ही शो बना रहे हैं जैसे कि, and that's the best thing because आप उसको देख सकते हैं, लोग बाग देख सकते हैं. As you start gaining viewership, as you start getting momentum, लोग बाग देखते हैं, लोग बाग अप्रिशिएट करते हैं या फिर लोग बाग आपको फीडबैक देते हैं. उस फीडबैक से आप अपने शो को और अच्छा बना सकते हो. एंड अगर अच्छे उसी को शो को लेकर आप अगर स्पॉन्सर्स के पास चले गए तो फिर आप फंडिंग भी ले सकते हो. एंड उस फंडिंग के साथ अपने पूरे सेटअप को बेटर कर दिया या कैमरास को बेटर कर दिया या ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ फिल्म मेकिंग, you can start improving on that and at the same time start improving on the research. Like say for example, if the Arduino set costs $300 and I need a sensor which costs say $3,000, right? That can be sponsored, and then you can build it accordingly. So my advice to anybody is it's always pretty much the same, which is that just start exploring what you can do and go ahead and do it. कर दो उसे, because तो एक बार आप करोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या क्या गलत हो रहा है. ऐसे सोचते रहोगे और कुछ करोगे नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होगा. मतलब वो तो सोच विचार में ही कर जाएगा. So yeah, आई थिंक सर ये पॉडकास्ट भी उसी की वजह से हो रहा है. मैंने बचपन में ऐसे शोज देखे एंड वहाँ पे हमने ट्रायल एंड रन करके देखा, अलग अलग चीज़ों को ट्राई किया, फिर उसे करके देखा, नहीं चला, फिर कैसे ट्राई किया, फिर से नहीं चला, 1 महीने बाद फिर से उसे कभी लेकर आए ट्राई करने के लिए, एंड फाइनली फिर वो चल गया. सेम मेरे साथ ऐसे पॉडकास्ट के साथ भी हुआ था. लास्ट ईयर तक मैं काफ़ी पॉडकास्ट वगैरह सुनता था एंड एट दिन मेरे को लगा कि हे मेरे को भी इसको ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट. and आपने like try हम यहाँ पे अभी आपने मुझे LinkedIn पे मैसेज किया and I just happened to read and I said, look, I have a slot free, let's do this, right? If you don't ask, if you don't take that step, how will it happen? That's the beauty. आई थिंक मैं भी अपने पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस ये कहूँगा कि एटलीस्ट ट्राई करो, लोगों को पूछो, एंड सबके साथ मदद करने के लिए तैयार है. ऐसा नहीं है कि आपको कोई सामने से आके मना कर देगा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रूड है या कोई और कारण की वजह से. आप एक बार ट्राई करिए, अगर सब कुछ सही बैठता है, उनके पास टाइम होता है एंड आपकी किस्मत अच्छी होती है तो ऑब्वियसली आपको मदद मिल जाएगी काफ़ी अच्छी. एग्जैक्टली सही कहे.
आपको फ्यूचर के बारे में क्या लगता है कि जैसे अब आर्ट्स और साइंस रिलेटेड काफ़ी सारे शोज बन चुके हैं ऑलरेडी, फ्यूचर में ऐसे कौन से शोज हो सकते हैं जो कि इन सब शोज की जगह ले फ्यूचर जनरेशन के लिए? मे बी वो साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड हो सकते हैं, मे बी वो वर्चुअल वर्ल्ड्स के ऊपर बेस हो सकते हैं कंप्लीट, जिसमें आप वीआर वगैरह की चीज़ों से लोगों को फैमिलियर कराए काफ़ी आसानी से। आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या चीज़ हो सकती है फ्यूचर के अंदर? साइंस बेस्ड शोज का अभी खत्म नहीं हुआ है. देयर इज सो मच स्टिल लेफ्ट. आई कैन टेल यू फॉर अ फैक्ट कि अभी मैं जितना भी इंजीनियर दिस के आप सीजन्स ले लो, एफएक्यू के सीजन्स ले लो, जो भी और दो तीन लाइक बिल बिल नाई द साइंस गाय, और इफ यू इवन टेक Mythbusters or any one of these big shows, right? And there's still so much left. I can tell you for a fact कि अपन अपनी जो खुद की साइंस टेक्स्ट बुक्स ले लें, या अपन अपने सोशल साइंसेस की टेक्स्ट बुक्स ले लें, या अपन किसी भी अपने इंडियन स्कूल्स में जो अपन सीखते हैं वो ही ले लें, तो भी आप बहुत सारी और एपिसोड्स या बहुत सारे और शोज का कंटेंट बना सकते हैं इसके थ्रू. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ जो आप चीज देख रहे हो उसको बस वैसे ही मत पकड़ाओ, उसको थोड़ा अपना सोच विचार लगाओ, उसको थोड़ा स्पिन करो, उसको थोड़ा give it a twist, give it how you can make it better visually, and समझाने के लिए भी और आसान कर सकते हो उसे. तो इससे तो बहुत कुछ है अभी. AR VR, द डिजिटल मेटावर्स व्हाटएवर, वो सब तो चलते ही रहेगा, वो तो होने ही वाला है. बट डोंट फॉरगेट सारा बेसिक आपका साइंस से ही चालू होगा, if that is the kind of content you want to build. Otherwise, obviously, if you look at it, in the larger picture of things, there are only that many pockets of content. So you have to pick one. जैसे आगे बढ़ता जाएगा वो. अब हम FAQ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं. ये उन सभी के लिए था जिनको FAQ के बारे में काफ़ी कुछ जानना था. हमने काफ़ी सारी चीज़ें FAQ के बारे में कवर कर ली. अब हम थोड़ी अलग चीज़ें की बात करते हैं. आपकी मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल देखी थी, वहाँ पे मेरे को इतनी सारी चीज़ें मिली कि मैं पढ़ना थोड़ा सा रह गया, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें थी. आप पढ़ने जाते हो, आप ठीक है, अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लाइक कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं इसको? तो मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, आपने और क्या क्या किया है FAQ से हट के? देखिए, FAQ एक्चुअली मेरी जिंदगी का एक बहुत छोटा पार्ट था. मैं टेलीविजन बैकग्राउंड से हूँ. मैं फिल्म्स में भी काम कर चुका हूँ, नॉट एज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा बट मोर बिहाइंड द सीन्स, फॉर ट्रेलर्स, फॉर प्रमोशंस, फॉर कंटेंट डेवलपमेंट. मेरा आई वर्क एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, for advertising, for films, for shows, for animation content. तो वो मेरा चलता रहता है एक साइड गिग. एंड या मतलब मैं लोगों को कम्युनिकेट करने में मदद करता हूँ, वो मेरा काम है. that's what I do. तो उसके साथ साथ बहुत कुछ किया है. मतलब मैंने एड्स बनाए. अभी जो ये स्कोडा कुशाक स्लाविया का जो पूरा लॉन्च कैंपेन्स हुआ था, उसमें मुझे एक छोटा सा हिस्सा मिला काम करने के लिए. हम US एंड UK बेस्ड क्लाइंट्स के लिए बहुत सारी फिल्म्स बनाते हैं. हमारे पास क्लाइंट सिंगापुर में है. So it's a global approach of content delivery that we do. So yeah. जिन्होंने भी मेरा लास्ट पॉडकास्ट नहीं देखा है, मैं उनको बताऊंगा. सर, मैंने पिछले 2 दिन पहले अभी एक कनाडा बेस्ड एनिमेटर के साथ एक पॉडकास्ट किया था, जो मेटा में काम करी है, एंड उससे मैंने काफ़ी सारी ये सब बातें करी थी. एंड आई थिंक हमने ये भी बात उसमें काफ़ी ज़्यादा की थी कि किस तरीके से मार्वल मूवीज़ जो आई है या फिर कई सारी चीज़ आई है, उससे आर्टिस्ट वाली जो चीज़ें होती है वो काफ़ी बढ़ चुकी है. आर्ट वाली चीज़, चाहे वो VFX आर्टिस्ट का काम हो या फिर एनिमेटर्स का काम हो, लोग वापस उसके अंदर आके अब थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट दिखाने लग गए. बिकॉज आई थिंक 2000 से लेके 2010 तक वो काफ़ी ज़्यादा एक डिक्लाइन फेज कहूँगा मैं, काइंड ऑफ कि थोड़ा कम वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज थी. आई थिंक वो वापस आना स्टार्ट हुई है जब से कोविड स्टार्ट हुआ है. फॉर मार्वल बेस्ड, बेसिकली मार्वल, बिकॉज जो भी अभी जो वर्किंग फोर्स है वो मार्वल देख देख के बड़े हुए हैं. तो आई थिंक बिकॉज ऑफ मार्वल का इन्फ्लुएंस. Yeah, that's true. In fact, actually more than Marvel, I would get even like say for example अभी जो Netflix में ये अपने जो क्या बोलते हैं, Netflix में भी जो Love Death Robots जो सीरीज निकली, आपने देखी है? हाँ, so that's some really good animation. So let me put it this way, आपने अगर आपने Matrix देखी हो, Matrix the original Matrix film, right? उसके बाद में एक छोटी सी 6 एपिसोड की एनिमेटेड सीरीज आई थी called Animatrix. Right? Matrix was the most influential piece of animation
storytelling of that time, right? So similarly, लव डेथ रोबोट्स में कई कई स्टोरीज हैं जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है in terms of more than Marvel, or even if you go a little bit more desi like Phantom या फिर परमाणु, like more than that level of pop culture, because they push the boundaries of skill, they push the boundaries of storytelling and thought concepts, right? तो उस हिसाब से अगर देखें तो कोविड के बाद में लोग बाग रिमोटली काम करना चालू कर दिया है, राइट? एंड बिकॉज वो रिमोटली काम कर रहे हैं, बहुत सारे, इट्स लिटरली बिकम, द वर्ल्ड हैज बिकम वन फैमिली। बहुत सारे देशों से लोग बाग सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एंड वो बहुत अच्छी बात है। एंड उसके साथ एक्चुअली हम एक और पुश ले सकते हैं टू क्रिएट मच बेटर स्टोरी टेलिंग एंड कॉन्सेप्ट्स रादर देन द यूजुअल कि वो एक बुरा हिस्सा है, एक अच्छा हिस्सा है, अभी वो कुछ सो मोर स्टोरी जिसमें काफ़ी डेप्थ हो। लाइक अभी 2 साल पहले एक सीरीज काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी, इनक्रेडिबल्स नाम की, आई थिंक इनविंसिबल इनक्रेडिबल, मैं जस्ट कंफ्यूज हूँ उसके अंदर नाम में। वो काफ़ी फेमस हुई थी, लोग वन पंच मैन को काफ़ी फॉलो करते हैं। एंड ऑब्वियसली उस चीज़ के अंदर डेथ नोट एक काफ़ी ऐसी इन्फ्लुएंसर सीरीज है हमारी एनिमेशन के अंदर। Death Note, Attack on Titan, you take that Fortress on the Fortress. I forget the name of the thing, but it's about a train with fortress and there's zombies attacking. There's also Priest, which is really good. In India, if you want to look at India in short form, not short form in the sense of storytelling, but if you look at comics, graphic novels, right? Like there's this beautiful set of anthologies that's come out called Long Form. Long Form नाम है उसका बुक का, and 2 books है actually, एक प्री कोविड निकली थी और एक अभी निकली है। एंड उसमें इंडिया की जो स्टोरी टेलिंग है, जो कॉमिक्स लाइक सिंगल इंडिपेंडेंट कॉमिक्स जो बोलते हैं, वो बनाकर निकाली है इन्हें Amazon पे। इट्स कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म, इट्स रियली गुड, यू शुड रीड इट इफ यू आर into beyond the normal dishum dasham content. So करंटली आई थिंक ग्राफिक नॉवेल्स भी काफ़ी ज़्यादा वापस आ रही है। मैं अभी खुद एक ग्राफिक नॉवल पढ़ रहा हूँ, सेपियंस की एक ग्राफिक नॉवल वर्जन जो है 2 बुक्स का पार्ट है, वो मैं उसको भी पढ़ रहा हूँ करेंटली। एंड वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, बिकॉज मैंने कभी बचपन में कॉमिक्स वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ी, लेकिन हाँ अब ग्राफिक नॉवेल्स देख के मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है जिस तरीके का वो है। बहुत ही, बिकॉज अगर आपको एनिमेशन भी करना हो एट सम लेवल, आपको you'll have to make a storyboard, you'll have to board your idea, right? Because ऐसे आपके दिमाग में कोई घुस के तो पता नहीं करेगा कि भाई क्या हो रहा है, राइट? आपको दूसरों को दिखाना है स्टोरी बोर्ड, या आप फिल्म बनाओ या एनिमेशन बनाओ, आपको एक स्टोरी बोर्ड तो बनाना ही पड़ेगा। एंड एट सम लेवल, if you look at the work of these storyboard artists, Indian and foreign and abroad, it's as good as reading graphic novels. Yeah, they're brilliant, they're too good. And yeah, I mean, some of them are technically, I mean, I know I'm crossing quite a few lines here in terms of mixing things, but not to be, like I say, classically किसी को तंग ना करे, बोल सकते हैं कि for you to make a great film, you have to be able to visualize it, right? And for you to be able to make a great graphic novel, you need to have a great storyline. And that is pretty much the same for any form of communication. So, that's yeah. ऑब्वियसली स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इवन फॉर मोटिवेशन, एनिमेटर्स को मोटिवेट करने के लिए, कि जिससे वो अपना काम बेस्ट तरीके से कर पाए। आई थिंक आपका एक NFT के ऊपर मैंने एक वीडियो देखा था। NFT के बारे में आप थोड़ा बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को, NFT क्या होती है? क्योंकि NFT आई थिंक काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है क्रिएटर्स के लिए। अभी तो मार्केट बहुत डाउन है, तो आप अपने व्यूअर्स को बोलिएगा कि सोचने की भी कोशिश ना करें, थोड़ा भी रुके। Like it's not a good time to get into it. But what I would recommend is कि see, NFT, the non-fungible tokens, are a piece of the blockchain that kind of mints a art form or a visual or a entity, right? And this can be a visual representation of something. It could be code, whatever. You can pretty much create it into something. And these are based out of whatever that currency of the platform is. So, long story short, it's like a digital signature which you can own.
या हम NFTs बनाते हैं, खुद भी बनाते हैं, खुद के लिए भी बनाते हैं, दूसरों के लिए भी बनाते हैं। तो या दैट्स हाउ इट इज। आई थिंक आपको लगता है कि NFT फ्यूचर में जाके चल सकती है ये कॉन्सेप्ट, अब एज अ कॉन्सेप्ट कि आप एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर कोई पीस ऑफ आर्ट ओन करें? अगर आप देखें तो अभी व्हाट डू यू डिफाइन एज रियल और वर्चुअल? आई थिंक सेमी वर्चुअल की लाइन कह सकते हैं, जो भी हम फोन्स में देखते हैं, लैपटॉप्स में देखते हैं, या फिर कुछ हद तक ऑक्यूलस जो चीज़ लेकर आई है VR वगैरह, वो भी अभी मैं सेमी वर्चुअल ही कहूँगा। कंप्लीट VR तो अभी कुछ कुछ जगह पे ही आएगा, करेक्ट जो कंप्लीट वर्चुअल वर्ल्ड है। करेक्ट, पर शुरुआत तो हो रही है ना। तो बॉटम लाइन ये है कि अभी आप जैसे AR की बात कर रहे हैं और ऑगमेंटेड की बात कर रहे हैं, राइट? ऑगमेंटेड रियलिटीज, सो वेयर देयर virtually also you have games, you have metaverse spaces or whatever, any basic space which is connected, right? You have your games which talk to each other, you have team meets which happen in a virtual space. We technically are in a virtual space, although we are in a physical space, right? So as such, we're all headed into somewhere building a digital imprint, correct, or a digital understanding of what life will be. एंड उस लेवल पे अगर जाएंगे तो या NFT का तो वैल्यू होगा फॉर श्योर। या अब बात करते हैं हम इस जनरेशन के बारे में, बेसिकली जो भी 2010 के बाद जिन्होंने बेसिकली, जिनको डायरेक्टली हम कहेंगे इंस्टाग्राम मिल गया या डायरेक्टली हमको यूट्यूब मिल गया, जिनको भी आई थिंक उसके बारे में हमेशा सबको एक डाउट रहता है कि ये जनरेशन आगे जाके कैसे होने वाली है, या ये कैसी है इन कंपेयर ऑफ एवरीवन, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ से एक्सपोज हो चुकी है जहाँ पे आई थिंक टीवी में ही होता था कि आपके पास कुछ लिमिट्स है, आप कुछ ऐसा आपने बताया कि स्टार्ट के अंदर कि आपको चेक कराना पड़ता है कि क्या आप दिखा सकते क्या नहीं दिखा सकते। ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर आई थिंक वो थोड़ा कम है कि वहाँ पे लिमिट्स पर थोड़ा सा कम है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अभी जनरेशन है, इस जो भी पिछले 10 साल के अंदर बच्चे अभी पैदा होकर बड़े हुए हैं, वो किस डायरेक्शन में जा रही है? See, there's too much screen time. That is for sure. You know, my own nephew watches too much TV, too much screen. Like it's too much, which is why for my own son, we've limited it to almost non-negotiably zero, right? So what we're trying to do is, I would 100% say कि बहुत ज़्यादा screen time हो रहा है, लोगों की आंखें खराब हो रही हैं, लोगों के again like I said attention span बहुत कम हो गया है, it's become very difficult, but I wouldn't say intelligence is less. Intelligence is still skyrocketing. Like I said, every generation gets smarter. Only problem is that it's getting क्या बोलते हैं उसके wings को clip कर रहे हैं हम, right? आप लोग उड़ना चाहते हो and because of too much screen time, too much content, ADHD, attention deficiency, blah 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 blah. It's getting very clipped. So that is a definite concern, and I'm not being old about it. I consume a lot of that content myself, but it is a concern. It's definitely a concern. Yeah, that's the thing. एंड स्क्रीन टाइम की वजह से अब वो आई थिंक अब और ज़्यादा हो गया है, बिकॉज टीवी के अंदर भी आई थिंक लिमिट होती थी एक आपकी, इतने घंटे से ज़्यादा टीवी आपको घर वाले नहीं देखने देते थे। करेक्ट, फोन्स के साथ अब ऐसा बहुत कम है। एग्जैक्टली तो वो आई थिंक अब कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। नहीं go for it. ओके, आई थिंक बिकॉज जो फोन्स है वो आपको, जैसे टीवी के अंदर क्या होता था कि आप जो देख रहे हैं वो सबको सब देख रहे हैं, बेसिकली सबको पता है कि आप क्या देख रहे हैं। फोन्स के अंदर ऐसा नहीं है, आप जस्ट सिंपली उस चीज़ को छुपा सकते हैं काफ़ी आराम से, जो भी आप देख रहे हैं किसी भी तरीके से। Correct. So there is, see, and this again is a double-sided sword, because the internet, for example, is a fantastic place. बहुत ही अच्छी जगह है, उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपको सीखने का मन है तो मतलब सीखने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, राइट? जो हमारे पास भी नहीं हुआ करता था। पर अगर आपको अपना टाइम वेस्ट करना है तो बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब ऐसी जगह है कि जो हमारे पास भी नहीं थी, कि आप टाइम पास पूरा दिन कर लोगे और लगेगा अरे यार दिन का गया, यू नो। तो वो भी प्रॉब्लम तो है एट द एंड ऑफ द डे। सो आई थिंक जितने भी जेन ज़ी के बच्चे इसको देख रहे हैं, मैं बताऊंगा कि आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपने अपना बचपन इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर हटाया है, तो आपका अटेंशन स्पैन फिर भी थोड़ा सा ठीक है अभी भी। बाकी जो अभी बिल्कुल आई थिंक जो टीनेजर्स अभी हुए हैं, जस्ट 13-14 साल के, उनसे आई थिंक आपका काफ़ी अच्छा अटेंशन स्पैम है। तो जो भी आपके आसपास इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, आप उसका
सबसे बेस्ट यूज़ करे अपने करियर को आगे भी लेके जाने के लिए? मॉडरेशन इज इम्पोर्टेंट। हम्म अभी आई थिंक आपके ऊपर इतना असर अभी सबके जो भी लास्ट आई थिंक 2005 के बाद जो पैदा हुए उनकी बात अलग है, जो उनसे पहले पैदा हुए आई थिंक उसके ऊपर इतना उनके ऊपर इतना असर हुआ नहीं है। थोड़ा हुआ है, काफ़ी हुआ है, काफ़ी लोग उसको करते हुए, लेकिन हाँ काफ़ी लोगों के पास अभी भी बेसिकली हम कहते हैं ना कि एक काफ़ी फ्रेज काफ़ी फेमस है कि इंटरनेट का काफ़ी लोग खराब यूज़ भी कर सकते हैं, अच्छा यूज़ भी कर सकते हैं, और जो अच्छा यूज़ करते हैं उनके लिए तो कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि खराब वाले काफ़ी ज़्यादा है। तो आई थिंक वो आप लोग ही है नहीं, जो कि उसका अच्छा यूज़ कर सकते हैं एग्जैक्ट काफ़ी आराम से। वो अगेन मॉडरेशन से करिए ना। लाइक अगेन अभी हम्म आप अपना ऐसे थंब देखते जाओगे, आप नया पोस्ट देखते जाओगे, आपको उससे क्या मिल रहा है? आपको कुछ नहीं मिल रहा है। जो बंदा एक्चुअली जो पोस्ट बना रहा है, जो इंस्टाग्राम में काम करता है, इंस्टाग्राम इज मेकिंग मनी आउट ऑफ यू, और द गाय हु इज सेटिंग द एड्स इज मेकिंग मनी आउट ऑफ यू। तो you have to decide which side do you want to be. Do you want to be the change maker, or do you want to be just another pawn? So बढ़िया सर। अब हम बात करते हैं एक नई काइंड ऑफ, पहले भी थी आर्ट फॉर्म, अब भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है आई थिंक। जब हम बात करते हैं आज से 10 साल पहले की, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती थी, वो होती थी फिजिकल बेस्ड या फिर बेसिकली पेपर के ऊपर होती थी। अगर हम बात करें आर्ट के काफ़ी शोज़ थे, आप पेपर पे ड्राइंग्स बना रहे होते थे, या फिर आपके शो की बात करें तो आप काफ़ी सारी चीज़ें अपने हाथों से बना रहे होते हैं, लाइक कोई भी चीज़ हो सकती है वो। अब वो जो क्रिएटिविटी है मोस्टली लोग लगाने लग गए हैं वीडियोस के अंदर। इवन दिस पॉडकास्ट के अंदर भी हम ऐसे हो रहा है कि मेरी एडिटिंग स्किल्स हो सकती है, मेरी थंबनेल मेकिंग स्किल्स हो सकती है, वो सब यहाँ पे लगने वाली है इन टर्म्स ऑफ वीडियोस। तो उनके लिए आपका क्रिएटिव परस्पेक्टिव के हिसाब से क्या कहना है, जो कि क्रिएटिविटी वीडियोस के अंदर दिखाना चाहते हैं? क्योंकि आजकल आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल यही कर रहे हैं कि अब वो वीडियो के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, ना कि ड्राइंग के ऊपर। लाइक सेम वैसे ही है जैसे कि आप इंस्टाग्राम पोस्ट से ज़्यादा इंस्टाग्राम रील से अच्छा कर सकते हैं, ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, वैसा। आपको याद है एक आई डोंट नो इफ यू सीन इट, बट देयर यूज्ड टू बी एक कार्टून हुआ करती थी जिसमें एक बिल्ली को चोट लग जाती है एंड वो हॉस्पिटल जाती है म्याऊ करके, ठीक है, एंड वो हॉस्पिटल जाती है, वहां पे पहले तो उसको एक हवा करके उसको एक कमरे में डाल देते हैं, ठीक है, वेटिंग रूम में, तो वो वहां पे वेट करती है। फिर ऐसे एक डॉक्टर आता है और उसके पीछे एक झुंड लोग आते हैं, लाइक मतलब पूरे धरती शेक करते हुए 20 लोग ऐसे जैसे घस-घस करके आते हैं, राइट। एंड वो डॉक्टर आता है, वो डॉक्टर को बिल्ली बोलती है म्याऊ, वो डॉक्टर उसको देखता है, बोलता है एंड वो भाग चले जाता है, वो 20 लोग आकर उसको देखते हैं, वो भी चले जाते हैं, राइट। एंड ऐसे ही चलता रहता है। माय पॉइंट हियर इज कि हर समय, हर दिन, अगर आप टेक्नोलॉजी को फॉलो करें, राइट, हर हफ्ते एक नया फॉर्मेट बनेगा, राइट। वी हैव वर्क विद फॉर्मेट्स। आप लोग अभी 16:9 की बात कर रहे हैं, 4K की बात कर रहे हैं, वी हैव वर्कड ऑन 26K वीडियोस, राइट। shit which is not there, correct, but how much can the brain take? आज आप बोलेंगे कि रील्स बहुत अच्छा चल रहे हैं, तो चलो भाई रील्स बनाओ। आप कल बोलेंगे कि वीडियोस अच्छे कर रहे हैं, तो चलो भाई वीडियोस बनाओ। इट्स लाइक you will keep changing your thing, but the basic has to still remain the same, na? At the end of the day, luckily in India, content still is king, depending on what content you want to create. तो the basics are the same, हर चीज के लिए बेसिक सेम है, आपके फॉर्मेट्स चेंज होते रहेंगे। हम जब पहले एड्स बनाते थे, हम एड्स बनाते थे फिल्म के लिए, फिर हुआ आपके टीवी में डिजिटल के लिए, फिर डिजिटल से हुआ एचडी से हुआ 4K से अभी इंस्टाग्राम के लिए अब हम 8K सेट्स बनाते हैं। एक सेट होता है 16:9, एक सेट होता है स्क्वायर फॉर्मेट। तो ये चेंज वर्टिकल भी है, सॉरी, देयर इज अ वर्टिकल फॉर्मेट एज वेल व्हिच इज फॉर रील्स। सो content still remains the same, it's just you're formatting it separately. That's it. You have to frame it better, you have to keep that in mind. So yeah, it's become more hectic in terms of the deliveries, but otherwise my advice to you would be focus on the content. Formatting to fir bhi secondary tertiary concerns hai. Make your content like the best. आप अपना कंटेंट सबसे अच्छा बनाइए, ये सब जो फॉर्मेट्स है वो तो आती जाती रहेंगी, बड़ी बात नहीं है। हमने पिछले पॉडकास्ट में बात करी थी, जो एनिमेटर मेरे साथ थी, कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, कि वुमेन्स का एनिमेशन के अंदर या आर्ट फील्ड के अंदर किस तरीके से अभी भी एक माइनॉरिटी की तरह अभी भी देखा जाता है। अभी भी काफ़ी सारी लड़कियां वहाँ पे नहीं आ रही
हमने तो ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करी थी, लेकिन अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो हाँ, अभी भी ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा लड़कियां वहाँ पे नहीं जा रही। इवन उनके पास काफ़ी अच्छी आर्ट स्किल्स है उसके बावजूद भी। एनिमेशन में एनिमेशन हो गया या फिर बेसिकली कोई भी ऐसी फील्ड जो क्रिएटिव फील्ड है। नहीं यार, ये आपका डेटा गलत है. It's very evenly paced right now. There is a lot of male and female, and of course, whatever sexualities they might consider themselves. So that is 100% not a concern. There is, yes, representational concerns which are there, but if you say that, look, there are lesser women in animation or there are more men in animation and whatnot, I beg to differ, because we get portfolios of young students, right, to come and join our company or come and join a project that we're working on, and it's very even. It's not like as if कि बहुत सारे लड़कों के आ रहे हैं, बहुत सारे लड़कियों के आ रहे हैं. नहीं, it's very even in terms of gender, at least. In terms of role models, in terms of rock stars in the field, right? Recognition wise, yes, there are lesser women being recognized. That is something, I guess, also to do with, I don't know. I mean, I don't know why that is the case, because I know a lot of very good rockstar animators and business owners, women animators, who are working with us for Animators Guild of India, which is this one entity that we formed. And we're also doing a film festival in November, in which we're calling a lot of women in the field of animation who are doing really well. तो ऐसे तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा, for the sake of बोलने के बोल दिया है, but I don't think there is that much of a concern. आई थिंक मोर इन रोल मॉडल्स, क्योंकि अगर मैं शोज़ की बात करूँ, मैड में तो चलो ठीक है, काफ़ी अच्छा एक रेशो था जो मैड था, लेकिन FAQ की बात करें, हम आर्ट अटैक की बात करें, हम इंजीनियर दिस की बात करें, और टीनोवेशन की बात करें, तो मोस्टली आपको उन सब शोज़ के अंदर याद नहीं आता. साइंस विद ब्रेन कैफे की बात करें, मोस्टली वहाँ पे मेल करेक्टर ही आपको होस्ट वगैरह मिला है. मेरे को फीमेल का आई थिंक याद भी नहीं आता कि लास्ट ऐसा कौन सा शो था जिसकी होस्ट फीमेल थी. In science, इन साइंस और आर्ट. I agree. Science, I agree. Art, there are lots of, there are lots of abroad. I don't know about India. India, of course, on Instagram we have a lot of artists who are really doing well on Instagram, who are in the art space, with like there's Kagazi, there's Rituparna Sarkar, there are quite a few. Yeah, there's Snigdha Rao. There is काफी सारे लोग हैं. But yeah, if you're talking about a science show, that I agree, because what ends up happening also is that, yes, that's a bit. I wouldn't say sexist. Sexist is the wrong word for it, but it's just, I would rather see if a boy blows up because he's experimenting, right? You laugh at him. If a girl blows up when she's experimenting, your initial reaction was, "Oh shit, I hope she's not hurt." Right? Which is the reason why even when we did Crash, we kept Crash, because it was कि भाई at the end of the day, अगर कुछ तोड़ना हो, कुछ बताना हो कि ये गलत है, जैसे मत करो, इससे चोट लगती है, तो एक बंदा था जिसको हम उड़ा सकते थे, दिखा सकते थे कि भाई अगर ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा. Now imagine if a girl is doing the same thing. It's just common perception which unfortunately leads to that line of thought. But this was also again 10 years ago. Today is आई थिंक हाँ, अब जब से 2015 के बाद से, जियो के बाद से काफ़ी ज़्यादा फीमेल हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली, लेकिन उससे पहले तो बहुत ही कम था सब जगह ही रिप्रेजेंटेशन. अब काफ़ी अच्छा होने लग गया है उस हिसाब से. तो जितने भी ऐसे गर्ल्स के चैनल है, प्लीज़ फॉलो करो सबके सब उनको, तभी तो एक पर्सनलाइज उनका शो देखने के लिए मिलेगा, जिसकी बात मैंने स्टार्ट में करी थी कि किस तरीके से अपना शो आप किसी मीडिया हाउस के पास लेके जा सकते हैं. एंड फाइनली हमें एक गर्ल होस्ट मिलेगी जिसका बहुत अच्छा कंटेंट हमें देखने के लिए मिलेगा. अब हम बात करते हैं थोड़ी डीप बातों की. प्रतीक सर के बारे में काफ़ी हमने बातें करी, NFTs के बारे में हमने बात करी, FAQ के बारे में, और भी अलग अलग चीज़ों के बारे में. जब आप बड़े हो रहे थे, जब आप 20 के थे, जब आप FAQ शूट कर रहे थे, तब आप क्या सोचते थे कि फ्यूचर में क्या होगा, या फिर जब मैं FAQ शूट कर रहा हूँ तब इसका किस तरीके का, इसका आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी बेसिकली उससे, कि लोग इसे देख के क्या होने वाला है लोगों को इसको देखने के बाद, चाहे FAQ की बात करें, और आप जब यंग भी थे 20 से 30s के अंदर अपना.
Which is very now. But when I was in the 20s and 30s, I was having a good time, man. I was creating good content. I was very happy. मैं shows बना रहा था, मैं लोगों को सिखा रहा था, खुश कर रहा था, अच्छी सीन था. अभी भी वही करता हूँ, but अलग एंगल पे. As such, अगर आप मुझसे पूछें कि what did I envision in my life going forward, right? I'm on that path. I was never, even when we were at FAQ, people used to ask me like, oh man, are you going to be an actor? Are you going to like get into films and whatnot? And I was like, नहीं, मेरा फिल्म्स का गेम नहीं है. मैं बहुत ही कैमरे के पीछे बहुत ही अच्छा हूँ, बहुत कंफर्टेबल हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है फिल्म बनाना. फिल्म्स के सामने होना मेरे को पसंद नहीं है इतना. तो जब FAQ का जब आया भी, जब इलियास सर ने बोला कि like look, would you like to take it up? And I said that I would love to, because it's for science. I believe in science. I'm a science student myself. I believe in that, and I've always tinkered things. Like even back then, we were tinkering. We were always. It's not कि like अरे नहीं मैं तो animator हूँ, मैं सिर्फ ही draw ही करूँगा. नहीं, हम अलग चीजें भी करते थे, because you're a human being at the end of the day. You're not your profession, right? So उस हिसाब से अगर आप मुझसे पूछोगे कि वो did I visualize I'm going to be a creative director with my own company? Yeah, I was pretty much pegged for it. I knew that I'm going to build something which is in the creative field. Um, yeah, I think that answers that question, right? अब एक अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं. अभी हमने बात करी कि आपने जो भी चीज़ें सोची थी, क्या उनमें से कोई ऐसी चीज़ आपको लगती है कि शायद रह गई हो जो आपको करना था? हाँ, बहुत सारी चीजें हैं. मेरे को एक PPL लेना है, प्राइवेट पायलट लाइसेंस, राइट? आई ऑलवेज वांटेड टू फ्लाई एन एरोप्लेन. मैंने FAQ में एक एरोप्लेन बनाने की कोशिश भी की थी. लेकिन बिकॉज ऑफ लीगल सिटिंग इन ऑस्ट्रेलिया, वी वर टोल्ड वी कांट मेक इट बिकॉज इट्स नॉट. The Indian government doesn't want you to show how to make a drone or how to make an aeroplane. So hence उस समय में वो स्लैश हो गया था. तो मुझे यस अपना एक PPL लेना बहुत जरूरी है. आई कीप सेइंग कि मैं इस साल करूंगा, इस साल करूंगा, इस साल करूंगा, एंड समय नहीं मिलता. वो मुझे एक चीज करना जरूरी है. एंड दूसरी चीज मुझे जो करनी जरूरी है इज कि आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, राइट? आई वांट टू ट्रैवल एवरी कंट्री, एंड वो धीरे धीरे हो रहा है. तो उस समय का मैं मिस ये करता हूँ कि उस समय अगर मैं FAQ में नहीं घुसता और मैं क्रिएटिव में रहता तो मैं ज्यादा दुनिया घूम पाता. और अगर मैं FAQ में घुसा तो मैं दूसरी तरह की दुनिया घूम पाया. It's a I'm happy with everything, man. It's just I need that PPL that I want to do. I want to fly my aeroplane. आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? PPL. आपको ट्रैवल करना है वर्ल्ड? अभी अभी आपका प्लान है? मुझे PPL चाहिए. So no, like honestly speaking, my future plans is that I really want to build a tree house for my son in our house, and second is I want to get my PPL and probably build my own aeroplane and fly it, because we spoke to everyone. हमने जो इंडिया में foremost rudder maker है जो DRDO के लिए काम करते थे उस समय, and he was working with the defense wing also. उनसे बात की, उन्हें हमें रडर बनाना सिखाया. फिर हमने स्कूटी के इंजन को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो सीखा. हमने फाइबर बॉडी कैसे बना सकते हैं प्लेन्स की, वो भी सीखा. तो बहुत कुछ फ्रेमिंग वेमिंग बहुत कुछ कर कर हम तैयार थे. एंड फिर एंड में जो एक PPL तो डेफिनेटली जरूरी है जिंदगी में. इस पॉडकास्ट का आखिरी क्वेश्चन, एक फाइनल मैसेज क्या होगा आपका? एक तो उनके लिए जो अभी बच्चे हैं, अपनी टीनेज के अंदर है, और उनके लिए जो आपके शोज देख के बड़े हुए हैं या बड़े हो चुके हैं, मे बी अपनी 20s के अंदर आए हुए भी, उनके लिए आपका क्या कहना है? एक फाइनल My मैसेज. message to everyone, all of them, इसको थोड़ा सा actually ऐसे करता हूँ, right? Yeah. My message to all of you, no matter which, क्या आपने मेरा शो देखा है या नहीं देखा है, आप नए हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, यंग एट हार्ट हैं, जो भी हैं, राइट? मेरा मैसेज एक ही आपके लिए है कि अपनी जिंदगी बहुत छोटी है, एंड कभी भी आप अपने दिमाग से सोच विचार में मत रुकिए. जो भी करना है, अगर अच्छा विचार है, अच्छी सोच है, तो जाकर करिए. फिर उसके बाद में फीडबैक वगैरह मिलेगा, बहुत अच्छी बात है, उससे इम्प्रूव करते जाइए. बट डोंट स्टॉप योर सेल्फ जस्ट एट द थॉट स्टेज. वर्क इट, बी देयर, गो आउट देयर, बिल्ड इट.
just be your best version. आपका हमारे लिए क्या फीडबैक है हमारे पॉडकास्ट के लिए? बहुत सही था यार. It was a good, very nice. But otherwise really nice. Yeah, Okay. and you're very good speaker. You're a very good speaker. Like अच्छा sentence करते. थैंक यू बहुत सर. सही है. Good stuff. और लोग कहते हैं मैं इंट्रोवर्ट हूँ. क्या बात कर रहा है सच्ची में. आई एम लाइक मोर लाइक कैमरा पर्सन. कैमरा के सामने. Very good. तो इसको एक्सप्लोर करते रहो, बनाते रहो. You're doing good stuff. Keep at it. शुक्रिया प्रतीक सर हमारे इस पॉडकास्ट का पार्ट बनने के लिए और लोगों को इंस्पायर करने के लिए. शुक्रिया. Thank you. See you. तो दोस्तों ये था हमारा पॉडकास्ट प्रतीक सेठी के साथ. कमाल का हमने ये पॉडकास्ट किया. हम ऐसे काफ़ी सारे लोगों की तरफ देख रहे हैं जिन्होंने हमें बचपन में काफ़ी सारे प्यारे प्यारे मोमेंट्स दिए हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये पॉडकास्ट को लाइक करना पड़ेगा. हमें कमेंट करके बताना होगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा. आप प्रतीक सेठी जी को फॉलो कर सकते हैं उनके यूट्यूब के ऊपर या उनके इंस्टाग्राम हैंडल्स के ऊपर जो हमने लिंक कर रखे हैं सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में. एंड आप हमें भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे ताकि आपको पता चले कि क्या अपडेट है इन पॉडकास्ट की. हम काफ़ी सारे पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पे चलाते रहते हैं, हम यूट्यूब पे चलाते रहते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगला पॉडकास्ट हमारा होने वाला है साइकोलॉजी के ऊपर, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है. हमने बात करी है एनिमेटर्स की, हमने बात करी है क्रिएटर्स की, तो अब हम बात करेंगे साइकोलॉजी की और इस सीरीज़ को और अच्छे से बनाएंगे. ये था पॉडकास्टर का 3रा एपिसोड. पॉडकास्टर के 4थे एपिसोड के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा. और इसी के साथ हम विदा लेते हैं आज इस पॉडकास्टर के एपिसोड से. फिर आपसे मिलते हैं बहुत जल्द एक बहुत ही सुनहरे एपिसोड के अंदर.